हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस अच्छी लग रही हैं और कोई दिक्कत आए तो आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है। और आज आपकी विज्ञान के लिए ऑनलाइन क्लास है और मैं अपन क्लास चैप्टर 1 की 2 क्लास ले चुके हैं। ठीक है। एक क्लास में मैंने आधा पार्ट पढ़ा था और सेकंड क्लास में उसके आगे पढ़ा था। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का और आज अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आइए अपन चैप्टर का आखिरी पार्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज, और आज अपना चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन ने कुछ कृषि पद्धतियां पढ़ी थी इस चैप्टर के पहले दोनों पार्ट में। ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बता दूं, सबसे पहले अपन ने कहा था कि कभी भी अगर कोई फसल उगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। उसके बाद फसल की बुआई करेंगे। ठीक है, बीज बोएंगे। उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक, खाद जो पेड़ों से मिलते हैं, उर्वरक जो केमिकली अपन बनाते हैं, पेड़ पौधों से जानवरों से मिलने वाले को खाद बोलते हैं, और केमिकल से जो रसायन अपन बनाते हैं वो उर्वरक, वो देंगे। उसके बाद उसकी सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने पे उसमें खरपतवार उग जाएगा, मतलब अनवांटेड चारा जो उग जाएगा उसको काटेंगे। और ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने खरपतवार सुरक्षा से पढ़ लिया था। अब जब फसल पक जाएगी तो उसको काटेंगे और फिर भंडारण, उसका भंडार मतलब इकट्ठा करके रखेंगे। ये दो चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं और इसी से हमारा चैप्टर समाप्त होगा। तो आइए कटाई के बारे में पढ़ते हैं। कटाई, फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कि जब फसल पक जाए तो उसे काटते हैं अपन, उसको कटाई कहते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं या अथवा धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो फसल को काट या तो उखाड़ लिया जाता है, जैसे आलू की फसल हो गई, मूंगफली की फसल हो गई, इसमें क्या होता है, सीधा उखाड़ लेते हैं क्योंकि ये फसल ज़मीन में बनती है। और कई बार क्या करते हैं अपन, उसको काटते हैं, जैसे गेहूँ या चावल की फसल हो गई तो उसको नीचे से ज़मीन से काट लेते हैं। ठीक है। एक गेहूं की फसल को पकने में 3 से 4 महीने में वो अच्छे से पक जाती है। हमारे देश में दरांती की सहायता से या हाथ के द्वारा कटाई की जाती है, ये होती है हमारी दरांती। दरांती से क्या होता है, काट कर फसल को ज़मीन से काट लेते हैं, ज़मीन के पास में से। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और बड़ी बड़ी ज़मीनों में फिर क्योंकि हाथ से काटने में काफ़ी टाइम लग जाए तो इसलिए मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। अभी अगर आपको फ़ोटो दिखाएंगे। काटी गई फसल से बीजों दोनों दानों को भूसे से अलग करना होता है। तो काटी के जब फसल कट जाती है तो उसके बाद में बीज को, या जो दाने हमारे जैसे गेहूं के दाने, चावल के दाने हो गए, तो उसको भूसे से अलग करना पड़ता है। बाकी मतलब चारा अलग हो जाएगा और दाने अलग हो जाएंगे। इसे थ्रेशिंग कहते हैं और यह है एक कंबाइंड मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। तो ऐसी एक मशीन होती है जिसको अपन जब ज़मीन पे चलाते तो कटाई भी होती जाती है और साथ के साथ अंदर भूसे को दाने से अलग किया जाता है। तो चारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और दाना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसी एक मशीन आती है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, जिसको विनोइंग कहते हैं, अलग करते हैं। ऐसे मार मार के फटक फटक के अलग करते हैं। ठीक है। क्योंकि छोटे खेत वाले इतनी बड़ी मशीन का खर्चा वह नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका इनकम कम होती है। ठीक है। तो एक ऐसी मशीन होती है जिसको अपन बोलते हैं विनोइंग करने वाली, फटकने वाली मशीन। तो इससे चारा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। तो छोटे किसान इस चीज़ से अपन मतलब काटने के बाद जो थ्रेशिंग है वो थ्रेशिंग इस चीज़ से करते हैं। ठीक है। अब आता है अपना, जब काट लिया, दाने अलग कर लिए तो उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक है। तो उसको कहते हैं भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फल में नमी की मात्रा अधिक होती है। तो जो फसल शुरू में कटती है उसमें थोड़ा पानी, नमी मतलब मौजूद होती है। तो अगर अपन उसको काटते ही इकट्ठा कर देंगे तो उस नमी, वो नमी मतलब इकट्ठा होने के बाद बोरियों में पैक कर देंगे तो बोरियों में क्या हो जाएगा, वो नमी रह जाएगी और नमी से उसमें कीटाणु लग जाएंगे और हमारी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया तो उनमें खराब होने का अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। तो अगर वो खराब हो गई तो आगे जाके अगर उस फसल को बीज के तौर पे काम में ले रहे हैं तो कभी भी वो आगे अंकुरित नहीं हो पाएगी। ठीक है। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। तो इसलिए कटाई के बाद सीधा ही उसको पैक नहीं किया जाता, पैक करने से पहले उनको सुखाया जाता है ताकि उसकी पूरी नमी खत्म हो जाए। इससे उनकी कीट
पीड़कों, जीवाणु तथा कवक से सुरक्षा हो जाती है और इससे उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते। किसान आसानी अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। तो जूट के बोरे में करते हैं जिससे नमी सूख जाए, या धातु के बड़े पात्र जिसमें नमी अंदर ना जा सके, तो ऐसे इकट्ठों में किया जाता है। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। लेकिन अगर जैसे बड़े पैमाने पर बहुत सारे अनाज, गेहूं को अगर इकट्ठा करना है तो उसके लिए भंडार गृह बनाए जाते हैं, और भंडार गृह में सभी चीज़ों से सुरक्षा की सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं और उससे आसानी से वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, तो हमारी जब सरकार जब अनाज खरीद लेती किसानों से तो बड़े बड़े भंडार गृह बनाती है, उसमें इकट्ठा करके रखती है ताकि पूरे साल ये अनाज चल सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग आती है, कि घरों में अपन जो 2-4 बोरी अपनी गेहूं की होती है तो उसमें जब अपन या कोई भी फसल अपन जब स्टोर करते हैं तो उसमें नीम के पत्ते डाल देते हैं, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो बड़े गृहों में नीम के पत्ते उपयोग मतलब इतना काम नहीं कर पाते, तो इसलिए बड़े बड़े रसायन लाए जाते हैं, उन रसायनों को उसमें मिलाकर रखा जाता है, जिससे हमारी फसल जो इकट्ठा जो मतलब अपने काटी है, जो हमारे दाने निकले वो खराब ना हो। तो अपन ने भी यहाँ तक बात कर ली कि पौधों से अपन कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे अपन फसल उगाते हैं, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होती हैं सारी। ठीक है, कैसे बोते हैं, काटते हैं, सिंचाई करते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें भोजन कहाँ और कहाँ से मिल सकता है? जंतुओं से मिलता है, जंतुओं से भोजन मिलता है। जैसे इन्होंने एक टेबल बनाने के लिए कही कि दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से मिलता है। मांस हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें मुर्गी से मिलता है, बकरे से मिलता है, इनसे मांस मिलता है। ठीक है, अंडा कहाँ से मिलता है? मुर्गी से मिलता है। या फिर मछलियाँ खाने के लिए कहाँ से मिलती है? समुद्र से मिलती है। तो ये वो जंतुओं का भोजन हो गया जो अपन जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अपन कुछ मतलब अपन ने शुरू में पढ़ा था कि भोजन हमें 2 जगहों से मिलता है, एक तो पादपों से, पौधों से, और एक जंतुओं से। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र पे रहते हैं वो ज़्यादातर आप भोजन में क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन नहीं होती फसल उगाने के लिए, तो उन्हें मछली खाना पड़ता है। तो वो एक उनका भोजन का मुख्य स्रोत हो गया। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण क्या है। तो पहले मतलब पिछली क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा 6th क्लास में कि भोजन का पेड़ पौधों से अपन कैसे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। और इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि जब पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं तो उस भोजन बनाने का प्रक्रिया क्या है, कैसे अपन फसल उगाते हैं, कैसे उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि ये सारी अपन पढ़ चुके हैं। इस प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। और जो घरों में या बड़ी बड़ी डेयरीज में जो पशुओं को पाला जाता है, ठीक है, तो वो हमें अच्छे से भोजन, वो पशु हमें अच्छे से भोजन तभी देंगे जब हम उनके खाने पीने के, रहने का अच्छा देखभाल करेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपने गाय रखी, उसको अच्छे से चारा नहीं दे रहे हो, अब बाँट नहीं डाल रहे हो, तो आपको वो अच्छे से दूध नहीं देगी। ठीक है, भोजन, हाँ, जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। और जब पशुओं का पालन बड़े पैमाने पे किया जाए तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, और अपने तीनों पार्ट आप एक बार चाहे वीडियो दोबारा तीनों देख सकते हैं अच्छे से, जिससे आपको और क्लियर हो जाए पूरा चैप्टर। और अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में आगे रिक्त स्थान और क्वेश्चन आंसर जो भी दे रखे हैं तो उनको आपको खुद को निकाल कर रखना है, ढूंढ कर रखना है। अगली क्लास, साइंस की अगली क्लास होने से पहले फिर हम आपको अच्छे से जो आपकी कुछ गलतियाँ उनको ठीक करके सही सवाल जवाब आपको बताएंगे, फिर उनको तब कॉपी में करना है। तो अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने नहीं है, आपको सिर्फ बुक में ढूंढने हैं, मार्क करके रखने हैं, जैसे आप क्लास में मार्क करके लाते थे। ठीक है, और फिर अगली क्लास होगी जब आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर, तीनों क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में अपनी समस्या लिखिए, हमसे बात कीजिए, हम आपकी समस्या हल करेंगे।
कोई बच्चा अगर ग्रुप को लेट ज्वाइन किया है, लेट पढ़ाई स्टार्ट किया और उसका पुराना कुछ छूट रहा है, तो वो भी ग्रुप में अपनी बात लिख सकता है कि सर मेरा ये पुराना छूट गया, मैं इतनी तारीख से पढ़ रहा हूँ। तो पुराना कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपना शुरू का भी पढ़ाई कर सकें। तो किसी बच्चा का कोई भी चीज़ छूट रही तो वो ग्रुप में लिख के हमारी मदद ले सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक बात और बच्चों, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें पता रहे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी आपको। और कोई बच्चे सोच रहे हो कि 15-20 दिन बाद स्कूल खुल जाएगी और तब हम आसानी से जाके पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं, तो ये ऐसा ध्यान में मत रखो। कोरोना बीमारी अभी फैल रही है और पता नहीं आगे कितना लंबी चलेगी, अभी कोई अनुमान नहीं है। तो स्कूल कब खुलेंगे उसका अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो आप पहले से कोई माइंड में अनुमान लगा के मत चलो और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे और जब आप स्कूल आओ तो आपके दिमाग में फुल नॉलेज हो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो आप स्कूल में बात कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक बुक्स नहीं लेकर आए तो प्लीज़ अपनी बुक्स लाएं। नई बुक्स आपकी आ गई हैं बुक स्टोर्स पे। कोई भी मानसरोवर में आसपास में कहीं पे भी कोई बुक स्टोर है तो वहाँ जाके आप अपनी बुक्स ले सकते हैं। तो बुक्स ले आएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।